कि मैं सृष्टि हूँ और मैं विद्या केंद्र रांची चैनल पे आपको कंप्लीट बायोलॉजी 11th-12th पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 1 12th का रिप्रोडक्शन, जिसमें मैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि रिप्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद फिर अपन जेनेटिक्स पे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन यूनिट, जैसे मैंने बोला कि यूनिट यहाँ पे यूनिट 6 इस वजह से क्योंकि यूनिट 5 तक 11th में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट 6 में कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने पहले भी बोला था कि आपको पढ़ाओ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपना ज़रूरी होता है। कभी कभी जैसे 2025 में ऐसा हुआ था कि सेल जो यूनिट ऑफ लाइफ के पहले जो था उसमें एक रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी के बारे में था, जिससे क्वेश्चन आ गया था कि रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी होता क्या है। इस वजह से इंट्रो उस टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इंट्रो से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले बायोलॉजी होता क्या है? तो बायो में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कैसे कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ, फिर कैसे प्रोजनी अपना, फिर ये भी रिप्रोडक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे इसके मतलब बेसिक फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा या कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो अपना लाइफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकता है। वो आराम से कर सकता है कंप्लीट, लेकिन रिप्रोडक्शन बस अपने मतलब प्रोजनी को छोड़ना, जैसे कि अपन तो चले जाएंगे लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशन को वापस से यहाँ पे रख के जाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, इस अर्थ में बने रहने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे है कि बायोलॉजी जो है वो इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये बस है कि स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे अर्थ पे रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। Reproduction become a vital process without which a species cannot survive for long। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट हमारे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली ह्यूमन में नहीं पॉसिबल है, वो तो हाइड्रा वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि each individual leave its progeny by asexual or sexual mean. Sexual mode of reproduction enable creation of new variation so that survival advantage is enhanced। देखिए, सेल जिसने 11th पढ़ रखा होगा और सेल डिवीज़न पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमारा मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है जिसमें LZP डाई लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगिटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन वगैरह आता है। तो पैगिटीन में जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है कि न्यू हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे अपन जो है मतलब ऐसे एनिमल्स, जैसे एनिमल्स जो है वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो पैगिटीन वाला रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। हम में रिकॉम्बिनेशन होता है, इस वजह से हम अलग अलग दिखते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो कुछ रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ नए वेरिएशंस आते हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम जो है इस अर्थ पे मतलब सरवाइव कर पा रहे हैं। और जो नहीं सरवाइव करते हैं वो तो फिर डाई हो जाते हैं। जैसे अपन ये पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें डार्विन बोलते हैं कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही इस मतलब सृष्टि में, अपना नाम यूज़ करूँगी सृष्टि में रह सकते हैं, बाकी जो नहीं है जिनके अंदर पोटेंशियल वो तो भाई डाई होंगे, मरेंगे। अब आता है द यूनिट एक्सप्लेन दैट डिटेल्ड रिप्रोडक्टिव in flowering plant and human as easy to relate representative examples। सबसे पहले हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूमंस में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर आता है अ रिलेटेड पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ कैन बी अवॉइडेड इज
ऑल्सो रिप्रेजेंटेड टू कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सिर्फ रिप्रोड्यूस करना ही ज़रूरी नहीं होता, जैसे ह्यूमंस में बहुत सारे बीमारी भी हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं, फिर बेबी होता है तो उसके बाद फिर बेबी का ध्यान रखना, फिर मदर को कैसे पोस्ट डिलीवरी ध्यान रखना चाहिए, वो सब हम लोगों को पढ़ना है ताकि अवेयरनेस आए। पढ़ाई क्यों करते हैं? अवेयरनेस लाने के लिए ही ना। तो अब चैप्टर स्टार्ट होगा फाइनली। ये तो इंट्रो चल रहा था अपना। पहले ह्यूमन बीइंग, देखो फ्लावर्स का इस्तेमाल हम लोग बहुत चीज़ों में करते हैं, जैसे कि किसी को लव मतलब लव शो करने के लिए, किसी से अफेक्शन शो करने के लिए, या फिर दुख व्यक्त करने के लिए, या फिर ये होता है कि किसी को सॉरी बोलना होता है तो भी अपन किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये फूल जो है सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है, इसको किसी और चीज़ के लिए भी बनाया गया है, वो मैं चैप्टर में आपको बताऊँगी। यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इमिटेंट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमोरल। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला, एस्थेटिक। आजकल तो भाई मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लावर का डेकोरेशन हो रहा है, जैसे किसी का एंगेजमेंट हो गया या फिर किसी का शादी हो गया तो फ्लावर तो एस्थेटिक के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंट्स, भाई शादियों में लड़कियां हल्दी में पूरा पहनी रहती हैं, भाई फ्लावर ही पहनते हैं वो लोग। फिर सोशल, रिलीजियस, पूजा में हेल्प करते हैं। एंड द कल्चरल वैल्यू, they all have always been used as a symbol of conveying, जैसे मैंने बोला, human feelings such as the love, affection, happiness, grief, मतलब कि माफ़ी किसी से मांगना है, mourning मतलब कि किसी का डेथ हो गया वगैरह, तो उसमें भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये रहा, ये जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा? ये तो बहुत नॉर्मल सा है, जैसे कि इसको, ये थोड़ा गलत है, ये क्या हुआ है, देखो ये स्टिग्मा होता है जहाँ पे पॉलन रिसीव होता है, फिर ये स्टाइल होता है जिससे पॉलन ट्यूब नीचे जाता है, ओवरी, ये रहा ओवरी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, सेपल, सेपल का काम होता है बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना फ्लावर को, ये रहा फिलामेंट जो कि मेल पार्ट है, एंथर, ये रहा एंथर, मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एंथर है, एंथर मेल पार्ट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, पेटल कलरफुल पार्ट होता है। अब इसको जो है वो कैलिक्स, सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं और पेटल को हम लोग कोरोला बोलते हैं। तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कौन सेपल होता है कौन पेटल होता है। तो मैंने खुद ऐसे याद रखा था कि कोरोना जब आया था ना तो बहुत ज़्यादा तरह तरह का चीज़ कर रहा था, तो ऐसे कोरोला, ये पेटल जो है वो कलरफुल होता है, बहुत सारे कलर्स का होता है, और कोरोना भी आया था तो बहुत कुछ कुछ कर रहा था, तो कलर से मैंने ऐसे रिलेट कर लिया था कि कोरोला जो है वो अपना पेटल है और सेपल जो है वो अपना मतलब कैलिक्स जो है वो अपना सेपल है। अब यहाँ पे आते हैं, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रोलॉजिकल मार्वल। मतलब फ्लावर जो होता है बायोलॉजिस्ट के हिसाब से सिर्फ बाहर अट्रैक्टिव ही नहीं होता है, उसके साथ साथ वो इम्ब्रोलॉजिकली मतलब एम्ब्रियो वगैरह भी उसमें मतलब डेवलप होता है। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है, इसका मार्वल का मतलब अद्भुत होता है। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ अ फ्लावर। हाँ, हमने पढ़ा है फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स, जैसे यहाँ पे है, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that plant is going to flower has taken place। जैसे हमारे बॉडीज में रिप्रोडक्शन से पहले प्यूबर्टी अपन अटेंड करते हैं, प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो हमारे अंदर जैसे बॉयज़ के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, बियर्ड आ जाता है, फिर वॉइस जो होता है वो हेवी सा हो जाता है, फीमेल्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो आपको पता है। तो वैसे ही फ्लावर्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन से पहले, जो कि मॉर्फोलॉजिकली दिखता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप,
several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordial. फ्लोरल प्राइमोडियल का मतलब, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन का होता है कि काम बट जाता है, यहाँ पे है इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड। इनफ्लोरेसेंस जिसने मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा, देखो मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, मैं रिलेट करते रहूंगी तो आपको भी साथ साथ में रिकॉल करना होगा। जैसे यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस आया, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि क्या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडिसेल या फिर उसको फ्लोरल एक्सिस बोल सकते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है, साइमोज और रेसिमोज होता है। तो साइमोज वाला जो होता है वो इनफाइनाइटली, मतलब ऐसे साइमोज और रेसिमोज, इनफ्लोरेसेंस जैसे हो गया, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है, साइमोज और रेसिमोज। साइमोज में क्या होता है कि ये जो टिप है ना इसका, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे ऐसे फ्लावर आएगा और ये टिप में फ्लावर हो जाएगा। लेकिन इसका जो है ना, ये टिप पे कभी फ्लावर आता ही नहीं है, ये हमेशा साइड साइड साइड। तो मतलब इसमें ना इनडिफाइंड ग्रोथ होते रहेगा, लेकिन इसमें जो है डिफिनेट ग्रोथ होता है। और ये जो होता है वो बेसिपिटल मैनर में होता है, ये एक्रोपिटल मैनर में होता है। तो यहाँ मैंने मॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताया, तो आप याद रखना इस चीज को। यहाँ पे वही लिखा, एंड फ्लोरेसेंस बनता है, उस पर फ्लोरल बर्ड्स पहले आते हैं, उसके बाद फ्लावर आता है। इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम, एंड्रोसियम मेल पार्ट को कहते हैं, गाइनोसियम फीमेल पार्ट को कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करता है, डेवलप करता है। एंड्रोसियम में स्टेमेंस आ जाएगा, गाइनोसियम में पिस्टल वगैरह आ जाता है। अब पहले हम लोग मेल पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो फिगर है 1.2 वाला, उसको एक्सप्लेन किया गया है। 1.2 शोज दैट टू पार्ट ऑफ अ टिपिकल स्टेमेन, जो कि स्टेमेन क्या होता है, लॉन्ग होता है, स्लेंडर स्टॉक होता है। स्लेंडर का मतलब होता है पतला, तो लंबा होता है और पतला होता है, जिसको फिलामेंट कहते हैं। और एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको एंथर कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है और पतला होता है, मतलब स्लेंडर होता है, और एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और वो टिप पे होता है। आगे बढ़ते हैं। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. अब कैसे याद रखेंगे कि मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट था या एंटीरियर पार्ट था, तो थैलेमस के जो पास वाला पार्ट है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड, मतलब फिलामेंट का जो ये प्रॉक्सिमल नीचे वाला जो पार्ट है वो कहाँ किससे अटैच होता है, तो थैलेमस से अटैच होता है। ये प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट है वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। अब आता है नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब डिफरेंट स्पीशीज में ये डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई मोनो एंड्रोसियस होता है, कोई डाई एंड्रोसियस होता है, कोई पॉली एंड्रोसियस होता है। ये मॉर्फोलॉजी से अपना लिंक कर रहा है। तो जिन लोगों को याद आ रहा है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है वो वेट करे, मेरे उस पार्ट का मैं बताऊंगी आपको वहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, जैसे मैंने अभी बोला कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग टू थिका, दो थिका होता है, जिसको क्या कहते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। जैसे ट्रांसवर्स व्यू, यहाँ पे आगे पढ़ते पहले, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका। देखो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में बहुत दिक्कत होता है। जैसे मेरे को बीच में से अगर काटा जाता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन अगर गर्दन से उड़ाया जाएगा तो वो होगा, क्या उसको कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। ऐसे ट्रांसवर्स होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर कोई कहेगा कि लॉन्गिट्यूडनल याद नहीं रहता है, तो लंबाई में अगर बीच से काटेंगे
तो लंबा, तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग वर्ड आ रहा है मतलब लंबा वर्ड आ रहा है, तो बीच से काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, और ऐसे गर्दन से काटेंगे तो ट्रांसवर्स होगा। तो अगर बीच में से हम लोग काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये लॉन्गिट्यूडनल है। अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं तो रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन। वो दिखाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऐसे, अगर ऐसे काटते हैं तो ये ऐसे ऐसे, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, और ट्रांसवर्स ये गोल वाला जो कटा हुआ है वो ट्रांसवर्स है। तो यहाँ पे दो लोब दिख रहा है। डाइथिकस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे दो लोब है। और इसको टेट्रास्पोरेंजिएट में यहीं पे बता देती हूँ। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब ये 4 है टोटल, 1 2 3 4, तो टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिएट है, ठीक है। द एंथर इज 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe। ये यहाँ पे कहा गया है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो लोकेटेड होता है साइड में, लोकेटेड एट द कॉर्नर इन ईच 2 lobes। ये लोब हो गया, एक लोब, ये दूसरा लोब, और इसमें क्या है, ये वाला जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगा, तो माइक्रोस्पोर बनाएगा और फिर उससे पॉलन ग्रेन बनेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक, पॉलन सैक जिसमें पॉलन ग्रेन्स होता है। They extend longitudinally although the length of an anther and packed with the pollen grain। मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसमें pollen grains है, वो उससे pollen निकलेगा। स्ट्रक्चर अब देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने बताया कि ऐसे कट करेंगे तो ट्रांसवर्स, ऐसे करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कट होगा। A typical microsporangia upper near circular in outline। एक फिगर है NCERT में, आगे इसके बाद है वो मैं बताऊंगी। उसमें एक सर्कुलर बीच का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होता है? नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। 4 वॉल होता है। 4 वॉल क्यों होता है? तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे हर एक चीज को प्रोटेक्शन चाहिए, कोई भी आ गया ऐसे ही, मान लो कि बार्क वगैरह होता है ट्री का, या फिर हमारे बॉडी में ये स्किन दिया हुआ है तो ये प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया को भी, भाई वो नेक्स्ट जनरेशन को बना रहा है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। कोई भी आके कुछ भी कर दे ऐसा नहीं। तो उसमें कितना 4 लेयर दिया हुआ है। कौन कौन सा है? इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। बाहर वाला जो 3 लेयर है, यहाँ पे लिखा है कि बाहर वाला जो 3 लेयर है वो क्या करता है? फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेसेंस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 4 लेयर है ये क्यों दिया गया है, तो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ एक और क्या काम करता है, तो डेहिसेंस का, मतलब उसको फूटने में हेल्प करेगा। पॉलन निकलेगा नहीं तो स्टिग्मा पे जाएगा नहीं, तो उसका निकलना ज़रूरी है। डेहिसेंस में हेल्प करेगा। टू रिलीज क्यों करता है? तो पॉलन को रिलीज करने के लिए। इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम। जैसे हमारे बॉडी में नरिशमेंट, जैसे हमारे बॉडी में नहीं, मतलब मेल्स के बॉडी में जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट कौन? सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है। तो इसको नरिशमेंट कौन? सर्टोली सेल। थोड़ा दिमाग में रखना, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये। तो इसको ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? टैपेटम प्रोवाइड कर रहा है। इट नरिश द, देखो, इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। Cell of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। tapetum क्या है? dense cytoplasm, मतलब गाढ़ा उसका साइटोप्लाज्म है
और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ये क्वेश्चन आता है कि टैपेटम जो है यूनी न्यूक्लिएटेड होता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड, ऐसे समथिंग आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टैपेटम? टैपेटम इज यूनी न्यूक्लिएटेड, टैपेटम इज बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको करना है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटम सेल कुड बिकम अ बाई न्यूक्लिएटेड? कोई भी चीज बाई न्यूक्लिएटेड कब बनता है? जब कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, तो एक ही साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें होता है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous tissue called the sporogenous tissues। ये लाइन NCERT लाइन बाय लाइन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये लाइन एज इट इज उठ के आ जाएगा आपके सामने कि अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जो कि कहाँ होता है? मिडिल में होता है। ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, उसके बीच वाला जो पार्ट है उसको कौन कवर कर रहा है? यहाँ पे ये भी हो सकता है मैच द कॉलम बोल रही हूँ मैं, वो करेक्ट इनकरेक्ट में यहाँ पे हेट्रोजिनस दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? होमोजिनस होना चाहिए। होमोजिनस सेल कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि क्या कहाँ पे उसका माइक्रोस्पोरेंजियम में उसको जगह दिया गया है? तो सेंटर में जगह दिया गया है उसको। अब आता है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो म्यूटेशन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, माइटोसिस से, मियोसिस से। यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके से होता है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। अब ये है क्या बताती हूँ मैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि अगर क्रोमोसोम नंबर n है, क्रोमोसोम नंबर अगर n है, सॉरी क्रोमोसोम नंबर अगर 2n है, तो ये मियोसिस से जो सेल बनेगा उसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? उसका n डाउटर में हो जाएगा, n और n हो जाएगा। लेकिन इसमें माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में अगर 2n क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में है तो उसके डॉटर में भी कितना आएगा? 2n। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2n था लेकिन उससे n हो जाएगा। और मियोसिस जो होता है वो दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है उसमें तो इक्वेशनल डिवीजन, वो सॉरी वो तो रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन माइटोसिस मियोसिस 2 जो होता है वो सिमिलर होता है माइटोसिस के, उसमें इक्वेशनल डिवीजन। अगर दो पेरेंट्स हैं तो उससे 4 बन जाता है। तो यहाँ पे अगर 2n है तो 2n से यहाँ पे कितना? 4 बन जाएगा, n n n n 4 बन जाता है यहाँ पे 2n से। तो माइटोसिस डिवीजन में कितना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ये मैं ना आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी, यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। बस ये ध्यान रखना कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। जिसने सेल डिवीजन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हाँ ऐसा होता है। उसमें वो दोनों बीच से स्प्लिटिंग, जैसे मियोसिस 1 में क्या होता है? स्प्लिटिंग नहीं होता है, वो सिंपली एनाफेज में क्या होता है? वो क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता, और मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है? बीच से वो टूटता है, जैसे काइनेटोपोर है ना, वो बीच से टूटेगा, तो 4 ऊपर 4 नीचे ऐसे होता है।
यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द टेट्राड। टेट्राड का प्लॉइडी क्या है? तो टेट्राड का प्लॉइडी जो है वो होता है n। टेट्राड का प्लॉइडी कितना होता है? वो हैप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड होना जरूरी है। मियोसिस क्यों होता है? तो मियोसिस अपने क्रोमोसोम नंबर को स्टेबल रखने के लिए होता है। ऐसे तो भाई 46 जुड़ के 92 हो जाएगा, फिर वो जुड़ के और हो जाएगा, तो ऐसे तो कुछ और भी बनते जाएगा ना। तो 23 मेल से 23 आया, फीमेल से 23 आया, तो मिलके वापस से 46 बन गया। तो इसको कंजर्व करके रखना है। अब देखो आगे ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे मैंने बोला था कि इस तरीके से ऐसे काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो बीच 4 लेयर याद है ना? याद रिकॉल करो मेरे साथ। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, टैपेटम। अब देखो ये जो है बीच वाला, ये तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू। सबसे आगे वाला, सबसे बाहर वाला, यहाँ पे लेबलिंग गलत है, ये वाला क्या है? इपिडर्मिस है। इपिडर्मिस कहीं का हो, हमारे बॉडी का हो, प्लांट्स का हो, या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू का हो, इपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन होता है, और वो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। जैसे अपना एपिडर्मल स्किन है, एपिडर्मिस पे स्किन है, तो इसका काम प्रोटेक्शन का, इसका काम प्रोटेक्शन का एंडोथीसियम। उसके बाद ये बीच वाला जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसका काम, टैपेटम का काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिश करता है। ये नरिश करेगा, किसको नरिश करेगा? तो पॉलन ग्रेन्स को नरिश करता है। मिडिल लेयर, ये सब जो है ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं? सिंगल लेयर है। इसका ये सिंगल लेयर है। लेकिन मिडिल लेयर, अब बोलोगे कि मिडिल लेयर कैसे याद रखेंगे? मल्टी ये लेयर होता है, एम से मिडिल, एम से मल्टी, तो ये क्या होता है? मल्टी लेयर। देखो फिगर में भी ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है कि ये वाला ऐसे 2-3 लेयर में, ये इसमें अच्छे से फिगर नहीं है। अपने जो एनसीईआरटी में फिगर है ना, वो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मिडिल लेयर जो है अपना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी लेयर होता है। ये क्या है? सिंगल लेयर होता है। और टैपेटम अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ये रहा अपना इपिडर्मिस, ये रहा एंडोथीसियम, और ये ऐसे देखो यहाँ इस वाले फिगर में अच्छे से दिया हुआ है। ये क्या है? ये है मिडिल लेयर। उसके बाद फिर ये स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और अंदर वाला जो होता है वो होता है टैपेटम। टैपेटम मतलब ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, और ये वाला स्पोरोजिनस, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू दोनों बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन रहा, ये इसी को इनलार्ज करके बताया गया है। और यहाँ से अगर डेहिसेंट, जब वो ये तीनों लेयर अगर फटेगा, ये तीनों लेयर डिसोसिएट होगा, तो ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। As each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, हमारे फीमेल्स में, जैसे इसमें हम लोग जब फीमेल पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस जो होता है वो 4 बनाता है, लेकिन डीजनरेट कर जाता है, सिर्फ एक आगे गेमिट्स बनाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो सब के सब बना सकते हैं, मतलब गेमिट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और द माइक्रोस्पोर मदर सेल, सब बना सकता है। मतलब एक से 4 बन जाएगा। एक जो है वो कितना बना देगा? 4 बनाएगा, और इसमें सब के सब बनाएंगे, जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो सारे के सारे बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि
तो 100 जो है 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ेगी? तो 4 बनाने के लिए अपन को कितना चाहिए होता है? 1 चाहिए होता है। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, वरना समझ नहीं आएगा। 4 बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो 1 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 1/4 चाहिए होगा। तो 100 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 1/4 इंटू 100 करेंगे, तो इसको अगर इससे कट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25। ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है, मैंने 100 लिया है लेकिन यहाँ पे और कुछ ले सकते हैं वैल्यू। तो यूनिटरी मेथड याद रखना कि 4 बनाता है, एक माइक्रोस्पोर जो है मदर सेल 4 बनाता है, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 बना देगा। तो आंसर क्या जाएगा? 25 100 माइक्रो पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए या गेमेट बनाने के लिए हम लोगों को कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? टोटल 25 चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बायो में जो है ऐसा नहीं है कि बायो में एक वर्ड का एक ही मतलब होता है। जेनेसिस का मतलब टू जनरेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? तो माइक्रोस्पोर से बन रहा है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा है। क्या बन रहा है? तो माइक्रोस्पोर बन रहा है। तो माइक्रोस्पोर का जेनेसिस क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. The microspore tetrad एक कितना बना रहा है? 4 बना रहा है, तो क्लस्टर, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड उसको कहेंगे। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. एंथर जो है जैसे ही मैच्योर करेगा और डिहाइड्रेट मतलब उसमें से पानी निकलेगा, तो माइक्रोस्पोर क्या करेगा? डिसोसिएट। जैसे मैंने पहले ही लिख दिया था कि तीनों बाहर वाला जो तीनों लेयर है वो फटेगा और क्या निकलेगा? उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ पॉलन स्पोर और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर फटेगा तो उसमें मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स निकलेगा। क्यों इतना सारा पॉलन ग्रेन्स बनता है? क्योंकि चांसेस उसको क्या करना है? तो पॉलिनेशन करवाना है, किसी बर्ड से, विंड से, तो उसमें बहुत सारे पॉलन जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये ढेर सारा पॉलन्स बनाता है। आते हैं पॉलन ग्रेन पे। पॉलन ग्रेन है क्या भाई? इतने देर से पॉलन ग्रेन बनाने का इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, आखिर ये है क्या? देखते हैं। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट के, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में फीमेल गेमेटोफाइट आ रहा है बार बार। If you touch the open anther of hibiscus or any flower, you would find deposition of yellowish powder, जिसको जो कि पॉलन ग्रेन। बहुत लोगों ने उड़हुल का फूल देखा होगा। उड़हुल का फूल तो भाई नॉर्मली हम लोग पूजा में भी यूज करते हैं, तो उसका जो येलो जो पार्ट होता है वही होता है पॉलन ग्रेन्स उसका, और वो मेल पार्ट होता है। अ स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन। अरे ये तो भाई इतना हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करने बैठेंगे, बहुत समय लग जाएगा। अब आते हैं मेन चीज पे, पॉलन ग्रेन का शेप, शक्ल, सूरत, क्या काम करता है, कैसे पहुंचता है फीमेल तक, वो पढ़ेंगे। चलो, pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. अब ये इम्पॉर्टेंट है, कितना होता है? 25 to 50 होता है, लेकिन अब तुम भूल जाओगे कि माइक्रोमीटर था, मेगामीटर था। हम लोग उतने देर से क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो भाई माइक्रो में तो माइक्रो ही आएगा ना, छोटा में छोटा ही आएगा, ऐसा थोड़ी है कि बड़ा आ जाएगा। तो 25 to 50 माइक्रोमीटर in diameter. It has prominent two layer walls. आउटर जो होता है बहुत ही हार्डेस्ट, तुमने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ क्या है, तो उसको स्पोरोपोलिनीन कहते हैं।
द आउटर हार्ड लेयर जो कि एक्साइन होता है इज मेड अप ऑफ अ स्पोरोपोलेनिन which is one of the most resistant organic matter known, which can withdraw high temperature and a strong acid and alkaline. अब देखो भाई इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? अब बच्चों को है क्या, माँ बाप जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कितना उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या फिर जो बच्चा ये फीमेल कंसीव कर लेती है तो देखते हो घर में कितना ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भाई नेक्स्ट जनरेशन का आने का प्रिपरेशन हो रहा है। तो अब प्लांट्स के पास तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है नहीं, वो तो हमारे जैसा ख्याल रख नहीं सकते हैं, तो नेचर को कुछ ना कुछ तो देना था ना प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेचर ने क्या दिया, स्पोरोपोलेनिन को दे दिया, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हाई टेम्परेचर पे रख दो, हाई भयंकर एसिड में रख दो, एल्कलाइन में रख दो, कभी डिसोसिएट नहीं होगा, हजारों हजारों साल वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो फिर अब तुम बोलोगे कि स्पोरोपोलेनिन इतना एक्साइन इतना भयंकर है तो उसके अंदर पोलन ट्यूब कैसे जाएगा दीदी? अब देखो मैं बताती हूँ कैसे जाएगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेड अ स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सकता है। pollen grain exine has prominent aperture called germ pore। देखो आ गया जो मैं बोल रही थी कि एक्साइन जो है, देखो ये पूरा मान लेते ये एक्साइन है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा होल ऐसे दिया हुआ है ताकि यहाँ से क्या निकल सके, अपना इंटाइन बन सके अंदर वाला पार्ट। तो देखो जर्म पोर, ये क्या है, होल है जिसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। देखो वहां पे क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। जैसे मैंने बोला कि हजारों हजार साल इसको रख दो कुछ नहीं होने वाला, तो इसको किस चीज की तरह यूज करते हैं, फॉसिल की तरह यूज करते हैं। The exine exhibit a fascinating array of patterns and designs। ये अलग अलग में अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि बाहर वाला जो है वो क्या होता है, एक्साइन होता है, छोटा सा होल होता है जिसको जर्म पोर कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो कलर चेंज करने दो, ये ठीक है, यहाँ से जो अंदर बनेगा यूनिफॉर्म, ये पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, ये क्या है, एंटाइन है। और ये बाहर वाला क्या था, एक्साइन था। एंटाइन एक्साइन हो गया। देखो अब इंटाइन किस चीज का बना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ का तो बना होगा। अब ये है थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, जैसे मैंने बोला कि वो पूरा कंटिन्यूअस होता है, ये मैंने पूरा कंटिन्यू बनाया है, वहां पे मैंने होल छोड़ा है क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन ये पूरा यूनिफॉर्म है, ठीक है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक्साइन किस चीज का बना हुआ है, तो मैं कब से चिल्ला रही हूँ, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। एंटाइन किस चीज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो कॉमन सी बात है, हमारा जो बॉडी सेल है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि साइटोप्लाज्म जो है उसको किस चीज से सराउंड किया गया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड किया गया है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल। कौन कौन सा सेल कंटेन करता है, एक वेजिटेटिव सेल कंटेन करता है, एक जनरेटिव सेल कंटेन करता है। इस स्ट्रक्चर में देखो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वेजिटेटिव सेल का है। इसमें क्या क्या होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो कि स्पिंडल शेप का है ये जनरेटिव सेल है। ये रहा वेजिटेटिव सेल, और ये आगे पढ़ेंगे, अभी देखो आगे मिलेगा। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन जिसको क्या कहते हैं, एंटाइन कहते हैं। लगता है वही वाला वापस रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। वेजिटेटिव सेल क्या होता है,
लार्जर, बिगर होता है। क्यों बिगर होता है भाई? क्योंकि वेजिटेटिव सेल के अंदर ही क्या आने वाला है? जनरेटिव सेल आने वाला है, तो उसमें स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो दो रहेगा इसमें। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, भाई खाने पीने का भी तो होना चाहिए, स्टोर करके वैक्यूल में रखेगा तो फूड रिजर्व भी है। और क्या होता है? लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है, सुन के बस खुश नहीं होना है। ये क्या? वेजिटेटिव सेल क्या होता है? बिगर होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? फूड रिजर्व्स होते हैं। और क्या होता है? लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। द वेजिटेटिव सेल इज अ स्मॉल, वेजिटेटिव सेल क्या होता है? स्मॉल होता है। और क्या करता है? तो फ्लोट करता है किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। जनरेटिव सेल छोटा है, कहाँ रहता है? वेजिटेटिव सेल में होता है। शेप कैसा होता है इसका? तो स्पिंडल शेप होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। देखो, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल कैसे याद रखना है? वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, बिगर। क्या होता है उसके पास? उसको किसी और का भी देखभाल करना है, खुद का भी देखभाल करना है, तो फूड रिजर्व भी रखेगा। उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज और इरेगुलर शेप का होता है। जनरेटिव सेल कैसा होता है? तो स्मॉल होता है। कहाँ पे होता है? तो फ्लोट करते रहता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और इसका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है इसके पास। और सबके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? n होगा। हैप्लॉइड है सब, क्योंकि गेमिट्स है। देखो, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर सेड एट 2 सेल स्टेज। अब देखो, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि किसमें 2 सेल स्टेज होता है, किसमें 3 सेल स्टेज होता है। तो देखो, मम्मी लोग का जो चूड़ी होता है ना, वो 2-6 साइज का आता है। 3-6 किसी ने नहीं सुना होगा। तो ऐसे याद रख लो कि मेरी मम्मी का जो चूड़ी है वो 2-6 साइज का है। तो 2-6 कैसे याद रखें? आराम से याद रह जाएगा कि 2 सेल स्टेज कितना? 60% में होता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड mitotically to give rise to the 2 male gamete before pollen grain are set। देखो, 60% में 2-6 मैंने याद रखा है, 60% में 2 सेल स्टेज होगा, लेकिन जो 40% है उसमें 3 सेल स्टेज आता है। अब ये 3 सेल स्टेज कैसे आ जाता है? देखो, मैं बताती हूँ आपको। ये अपना वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, मान लो ये वेजिटेटिव सेल का है, वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसी में स्पिंडल शेप का है अपना जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब इसका मन हुआ कि नहीं भाई, मैं तो डिवाइड करूंगा। अब ये कैसे डिवाइड करेगा? मियोसिस कर नहीं सकता भाई, क्योंकि ये पहले से n है, ये पहले से क्या है? n है। अब मियोसिस करेगा तो n/2 होगा, तो हाफ कोई गेमिट का नंबर होता है, नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, n से n बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल और एक और जनरेटिव सेल, तो ये कितना हो गया? 3 सेल स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। अब भाई हर चीज़ तो मैं लिख नहीं सकती, मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग अगर नोट्स, वैसे तो नोट्स बनाते हुए ही पढ़ना, वरना झपकियाँ लेते रहोगे और कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो बैठ के नोट्स भी बनाना और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाना। सब कुछ लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो, याद तो मैंने करा ही दिया। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, जनरेटिव सेल कैसा होता है। 2-6 मम्मी का चूड़ी का साइज याद रखना कि 2-6 मतलब 2 सेल स्टेज 60% में होता है। इस बार नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इस पे प्रेशर दे रही हूँ। फिर 40% जो है वो 3 सेल स्टेज में आता है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज क्या कॉज करता है भाई? एलर्जी कॉज करता है। आजकल मेट्रो सिटी के जो बच्चे हैं उन लोगों में कुछ ज़्यादा ही एलर्जी चल रहा है।
जो गांव में रहते हैं उन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं होता, जो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव इन्वायरमेंट में होता है ना, उन लोगों को ज्यादा एलर्जी होता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को पॉलन से एलर्जीज होता है। क्या करता है वो? ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू अ क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको अस्थमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। भाई वैसे मैं मेट्रो सिटी के बच्चों को कुछ बोल नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग मेरे ही पीछे पड़ जाना, नहीं, लेकिन आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते जा रहे हैं, ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को तो ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहे हैं। देखो अस्थमा एलर्जी जो है वो उसमें क्या कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दिनों तक वो रह जाता है, तो उसमें अस्थमा कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थीनियम, भाई साहब सबसे भयंकर चीज़ जो कि बहुत जल्दी ग्रो करता है, ये तो तुमने आसपास भी देखा होगा अपने, पार्थीनियम जो कि कैरेट ग्रास है, ये अपने इंडिया में था नहीं, इसको एक्सपोर्ट किया गया है। कैसे एक्सपोर्ट हुआ है? देखो, दैट कम्स इनटू इंडिया एज एन कंटामिनेटेड विथ इंपोर्टेड व्हीट। किसके साथ आया है? ध्यान रखना, ऑप्शन में आएगा कि पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास जो है इंडिया में आया, लेकिन किसके? व्हीट के साथ, के साथ मेज के साथ, या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, ऐसा आएगा। तो भाई तुम ध्यान रखना कि ये व्हीट के साथ, गेहूं के साथ आया था। हैज बिकम इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी। उसके बाद ये आने के बाद अपना तहलका मचा चुका है और पॉलन एलर्जी कॉज करता है। अब देखो पॉलन प्रोडक्ट्स भाई बहुत अपने इंडिया में अब तो लोग जानने लगे हैं, लेकिन ये फॉरेन में बहुत यूज करते हैं लोग। Pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent year to use pollen tablets as a pollen supplement. Pollen grain का इस्तेमाल भाई इंसान क्या ना कर ले, इसको भी नहीं छोड़ रहे, इसको किस चीज़ के? फूड सप्लीमेंट्स की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलन टैबलेट्स का। वेस्टर्न, जैसे मैंने बोला कि बाहर के कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। किस फॉर्म में है? तो भाई सिरप के फॉर्म में है, पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में है। पॉलन कंजम्पशन हैज बिकम क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस। एथलीट्स जो दौड़ते हैं या फिर जो हॉर्स रेस करवाते हैं, वो लोग अपने हॉर्स को पॉलन टैबलेट्स देते हैं क्योंकि उससे काफ़ी एनर्जी मिलता है। ये फिगर दिया हुआ है अपने पॉलन टैबलेट का, ठीक है। When once they are set, pollen grain have to land on the stigma because before they lose viability if they have to bring about fertilization। देखो पॉलन ग्रेन तो वो पॉलन सिरप, पॉलन एलर्जीज वो सब तो ह्यूमंस में होता है, लेकिन पॉलन आया क्यों था भाई? उसको फर्टिलाइजेशन करना है, उसको प्लांट फीमेल प्लांट के पास जाना है, मतलब फीमेल फ्लावर के पास में जाना है, सॉरी प्लांट नहीं होता, फीमेल फ्लावर के पास जाना है, फर्टिलाइजेशन करना है, फिर नया फ्लावर बनाना है, भाई उसको बहुत कुछ करना है। तो वो इसलिए नहीं आया था कि हम लोग यूज़ कर सके उसको। तो स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले पॉलन का वायबिलिटी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पॉलन ऐसा नहीं है कि सालों साल या 1.5-2 साल तक ऐसे ही रहेगा, नहीं भाई, बहुत चीज़ों का बहुत कम वायबिलिटी होता है। तो उसको लूज करने से पहले इसको कहाँ पहुँचना है? स्टिग्मा के पास पहुँचना है। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। ध्यान रखना, पॉलन वायबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। कुछ चीज़ों का जो है, जैसे राइस एंड व्हीट, पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। अब बोलोगे इसको कैसे याद रखेंगे? मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। व्हीट और राइस, चावल और रोटी बनने में कितना समय लगता है भाई? मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा। आधा घंटा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, जो मम्मी सुन रही होंगी तो डांटेंगी भी। आधा घंटा तो बस ज़्यादा बोल दिया।
लेकिन याद रखने के लिए यार कुछ भी अपन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मेरे को याद रखना है, मैं कुछ भी बनाऊँ यार, किसी को क्या ही दिक्कत है, कौन सा ये रियल वर्ल्ड से मतलब ये करना है, मैच करना है। तो राइस और व्हीट जो है वो कितना 30 मिनट में अपना वायबिलिटी लूज कर देते हैं ऑफ देयर रिलीज। एंड इन सम रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इन लोगों का 1 महीने तक रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। राइस एंड व्हीट अगर याद रह जाएगा किसी को कि वो 30 मिनट में बनता है, तो बाकी ये वाला याद ही नहीं रहेगा कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी जो है वो कितने देर तक मेंटेन करता है अपना वायबिलिटी, मंथ तक करता है। You may have heard the storing semen and sperms, yes, of many animals including human for artificial insemination. अब बहुत लोग कंसीव नहीं कर पाते, तो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक आर्ट भी पढ़ना है। आर्ट मतलब कि कैसे अगर कोई मेल है उसका स्पर्म काउंट कम है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम लोग सीमेन को लेते हैं और फिर डायरेक्ट इंजेक्ट करवाते हैं साइटोप्लाज्म में। वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस बता रही थी आपको कि स्पर्म और सीमेंस को प्रिजर्व किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन, कितने -196 डिग्री सेल्सियस पे। किस चीज़ में, ये तो याद रहता है, किस चीज़ में हम लोग उसको डालेंगे, तो लिक्विड नाइट्रोजन में डालेंगे। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सच स्टोर्ड pollen can be used as pollen bank similar to seed banks. seed banks होता है ना जहाँ से सीड अपन लेके आते हैं, तो वैसे ही pollen banks भी होते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये मोस्टली फार्मर्स यूज करते होंगे। मेल वाला पार्ट खत्म होता है। एक दिन में मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो फिर आप याद नहीं कर पाओगे, फिर एक्सक्यूज दोगे कि नहीं आपने इतना बता दिया था तो बता दिया था। नहीं भाई, याद करो बैठ के आराम से। इतना ही, आज मेल वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बताया। पहले मैं स्टार्टिंग चैप्टर में आपको बता रही थी कि कैसे कैसे फ्लोरल चेंजेस होते हैं, उसके बाद फिर कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते। मेल पार्ट में एंथर होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस से जुड़ा होता है। फिर पॉलन ग्रेन के बाहर में जो 3 लेयर होता है, जैसे इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। ये बाहर वाला जो 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करता है। टैपेटम जो होता है नरिशमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद ये जब डिसोसिएट होता है तो पॉलेंस निकलता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जैसे कि एक माइक्रोस्पोर 4 गेमेट्स बनाते हैं, सब n नंबर हैप्लॉइड्स होते हैं। उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। फिर उसके अंदर वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास वैक्यूल होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। मैं रिकॉल करवा रही हूँ तो याद करते रहना मेरे साथ में, अभी मेरा शक्ल मत देखना। उसके बाद फिर जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। फिर 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, मैंने बोला था मम्मी की चूड़ी के साइज का ध्यान रखना, 2 6, तो 2 सेल स्टेज 60% में होता है। 3 सेल स्टेज कैसे बनता है, तो वेजिटेटिव सेल जो होता है माइटोसिस करके 2 सेल बना देता है, जो कि 2 जनरेटिव सेल हो जाता है, तो 3 सेल स्टेज हो गया 40%। फिर पॉलन ग्रेन के बाद पॉलन मतलब ये ग्रेन के बारे में मैंने बताया कि पॉलन टैबलेट, सिरप वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, फिर इससे एलर्जी वगैरह भी होता है। फिर पॉलन वायबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद फिर कितने दिन तक वायबिलिटी किसका होता है, तो व्हीट और राइस जल्दी खाना बन जाता है तो 30 मिनट होता है। फिर रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी का मंथ तक होता है। तो बस यहाँ तक मैंने रिकॉल करवा दिया है, तो अब यहाँ एंड करते हैं क्लास को। फिर नेक्स्ट क्लास अपना फीमेल पार्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। और जो जो मैंने पूछा है अगर हो सके तो आप कमेंट में उसके आंसर दे देना, मैं देख लूँगी आपके आंसर्स को। थैंक यू।